नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। और फिर वही आज कहेंगे, तैयारी का डोज लेते रहो रोज, जब तक ना हो एग्जाम करना नहीं है मौज। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट के साथ और लेते रहिए ये हर तरह का डोज। कभी हिंदी का, कभी मैथ्स का, कभी जीएस का, कभी रीजनिंग का। ठीक है, जितना ये डोज लेंगे यही डोज आपको आगे काम करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फिर उसी उमंग उसी जोश के साथ कहेंगे कि रुकना नहीं तो चुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आए मगर सीधा चल पीछे मुड़ना नहीं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें है। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। क्या है? कारण निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता है अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, अघोष होता है, सघोष होता है। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है? किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी 135। और महाप्राण में किसी वर्ग का दूसरा और चौथा यानी 24 ये होते हैं। तो क्या कहेंगे? जैसे क, ग, अंगा, और इसमें ख, घ आ जाएंगे। इसमें च, ज, या, और इसमें छ, झ ऐसे आएंगे। तो पूछा क्या इनमें से कौन सा है? तो आप ऐसे वर्गीय व्यंजन का निकाल सकते हैं। फिर बचे आपके अंतस्थ और उस व्यंजन, उसका भी आप निकाल सकते हैं। तो मेन हमको जरूरत क्या है? इस चीज़ की है। तो इसमें क्या पूछा है, करेंगे कौन सा है? तो क ये दूसरा है, होगा नहीं। ये ग तीसरा है, हाँ तीसरा हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आएगा? कहेंगे ये हमारे अल्प प्राण में आता है। और ये किस में जाएंगे? ये महाप्राण, ये भी महाप्राण और ये भी महाप्राण में चले जाएंगे। ठीक है, और एक होता है आपका अघोष सघोष। तो इसका ट्रिक क्या होता है? अघोष और सघोष। तो इसका ट्रिक होता है अघोष 12 यानी किसी वर्ग का पहला, दूसरा, और इसका होता है अघोष जो बच गया 345 यानी किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। ठीक है, तो यानी इसमें क, ख और इसमें ग, घ, अंगा, ये आप ऐसे लगातार इसमें कर सकते हो। इसको याद करना बहुत सिंपल होता है। बस ये थोड़ा सा इसमें एक छोड़कर होता है, तो इस थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ट्रिक याद रखेंगे। अघोष 12, सघोष 345, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या हो गया भाई? ये क्यों परेशान कर रहा है? ये कीट पतंगे परेशान करते रहते हैं। ठीक है, क्या कहें इन कीट पतंगों का। चलिए, इंसान भी जब परेशान करते हैं तो कीट पतंगों का बात ही अलग है। ठीक है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दिगंबर का, इसका सही संधि विच्छेद होता है, इसमें है व्यंजन संधि। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। नियम क्या है? वर्ग के प्रथम वर्ण का, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी अपने लाइन के तृतीय में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यानी दिक प्लस अंबर कब बदलते हैं? जब प्लस के पहले वर्ग का प्रथम वर्ण आए, अब प्लस के बाद क्या है? अ आए। ठीक है, और उसके बाद क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यदि आता है तो ये अपने ही लाइन के किस में बदल जाते हैं? पांचवें में बदल जाते हैं, अरे तीसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, तो होगा कि दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। उसी प्रकार वाक प्लस ईस, यानी स्वर आ गया कोई स्वर, तो क्या होगा? वागीस। ठीक है, क्या होगा? वागीस। जैसे सट खट प्लस आनन, क्या होगा? कहेंगे खडानन। बदल गया अपने लाइन के तीसरे में ट। ठीक है, जैसे अच प्लस अंत, क्या बनेगा? कहेंगे अजंत। यानी च अपने लाइन के तीसरे में बदल गया, कहेंगे जी हाँ बदल गया। तो वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे में परिवर्तित होता है अपने लाइन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? कहेंगे दिक प्लस अंबर, ये डी वाला सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आगमन में उपसर्ग, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। आगमन में आ उपसर्ग, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। और उपसर्ग आपको पता है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसमें कोई विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आगमन में कौन सा है, कहेंगे आ उपसर्ग है। मूल शब्द क्या हो गया, गमन हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं, कोई दम ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए अगला हमारा चौथा प्रश्न क्या है, दवा किस भाषा का शब्द है, हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कहेंगे हमारा ऑप्शन होगा फारसी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। कुछ खास खास शब्द होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो किस भाषा का है, कहेंगे ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसमें और भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे कबूतर हो गया, ठीक है, खरगोश हो गया, गुलाब हो गया, शेर हो गया, ठीक है, दीवार हो गया। ये सब क्या है, फारसी भाषा के शब्द है, हमारी जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तुर्की भाषा के जैसे मुगल हो गया, कैंची हो गया, लाश हो गया। ठीक है, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, चलिए हिंदी के आप जनवे करते हैं। उर्दू भाषा के भी कुछ हमारे शब्द बहुत प्रयोग होते हैं, जैसे कि हमने कहा दवा खाना, तो खाना क्या है, उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते हैं, आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। रेखांकित है, इसमें किया नहीं हम कर देते हैं। ठीक है, अपशब्द क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। तो आप किसी के बारे में जो अच्छा है बुरा कहते हैं वो क्या होता है, तो कहेंगे विशेषण होता है। हाँ विशेषण होता है, लेकिन ये अपशब्द में पूछ रहा है कि कौन सा क्या है, इसमें क्या चीज़ है, तो कहेंगे इसमें संज्ञा है। अपशब्द मतलब बुरा शब्द नहीं, भाववाचक संज्ञा जो आपके मन से निकलता है किसी के बारे में। ठीक है, विशेषण नहीं है, उपसर्ग नहीं है, अव्यय नहीं है। हाँ लेकिन अब उपसर्ग के सहारे बना भी है, शब्द में हमने अब उपसर्ग जोड़ा है तो बना है, लेकिन बनने के बाद वो है क्या, कहेंगे संज्ञा है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा छठवां प्रश्न, क्या है, कर वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए, यही है रेखांकित। तो धीरे धीरे चल रहा है, उसके चलने के बारे में बता रहा है, कैसे चल रहा है, कहेंगे धीरे धीरे चल रहा है, मतलब उसके चलने की रीति बता रहा है, यानी क्रिया के बारे में बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण है। कौन सी, कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया के बारे में आप जानवे करते हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये सब क्या है, क्रिया है। संज्ञा के बारे में क्या, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, भीड़। ठीक है, सोना, चांदी, यानी किसी चीज का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे मैं, तुम, यह, वह। ठीक है, सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सातवां प्रश्न क्या है, धूसर का पर्यायवाची होगा। तो अगर आपको पता है धूसर होता क्या, धूसर गधा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कहेंगे गधा को बोलते हैं, नहीं गधा को बोलते हैं। ठीक है, तो किसका पर्यायवाची क्या है, तो गधा का पर्यायवाची धूसर, वैशाख नंदन और बेसर भी होता है, गर्दभ भी होता है, यानी कहेंगे हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, ये खनक चोर का पर्यायवाची है, सदन घर का पर्यायवाची है, गजवदन गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। तो आपको पता है जीने की इच्छा होता है जीजी विसा, और इसकी शुद्ध वर्तनी भी पूछता है। जीजी विसा की शुद्ध वर्तनी भी पूछता है, उस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। अब ये हो गया जिज्ञासु। तो देखिए जानने की इच्छा, जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, और जानने की इच्छा केवल बोलेंगे तो जिज्ञासा बोलेंगे। उसी प्रकार जीने की इच्छा जिजीविषा, लेकिन जीने की इच्छा रखने वाला तो जिजीविषु हो जाएगा।
अब क्या है जिगीसु, तो क्या जीतने की इच्छा जिगीसा, लेकिन जीतने की इच्छा रखने वाला तो कहेंगे जिगीसु होता है। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जिगीसु होगा। एक युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु बोलते हैं उसको, ठीक है। पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, पीने की इच्छा रखने वाला। आजकल लोग बहुत पीने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। क्या चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अरे पीने की इच्छा, सोमरस की बात हो रही है। इसी पर एक कविता है ना हरिवंश राय बच्चन की, कि मधुशाला थी, कि कैसी थी भाई, कि पीने की चाह लेकर क्या था कि निकलता है वह पीने वाला, ठीक है, कुछ ऐसे था। किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, ऐसे क्या था, कविता ध्यान में हमारे नहीं आ रही है। चलिए अभी याद आ जाएगी तो बता देंगे, ठीक है। घर से निकलता है पीने वाला, क्या था याद थोड़ा नहीं आ रहा है, चलिए याद आएगा तो बता देंगे। ऐसे था कि घर से निकलता है वह पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं तुम्हें ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल मिल जाएगी मधुशाला, कुछ ऐसे था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न क्या है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो देखिए पावक का मतलब भी होता है आग, ये आग का पर्यायवाची है, ये भी आग का पर्यायवाची है, ठीक है। कृषाणु भी आग का पर्यायवाची, तो बचा अनिल, ये क्या है, ये हवा का पर्यायवाची है। तो पूछा है अलग, तो सबसे अलग यही है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। चलिए ये हमारा अगला 10वां, कर समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, ठीक है। समूह मतलब ऐसा शब्द जो समूह का बोध कराए, और समूहवाचक संज्ञा भी होती है, मेला, सेना, जनता, भीड़, कक्षा। तो भीड़ क्या है, कहेंगे हमारी समूहार्थक शब्द, यानी समूहवाचक संज्ञा भी है, समूहार्थक शब्द भी है, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो कहेंगे किसकी है, तो कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। अशोक के फूल, कूटज भी है, कूटज क्या लिख रहे हैं भाई, कूटज है। वाण भट्ट की आत्मकथा है, वाण भट्ट की आत्मकथा है, ठीक है। अब बच गई महादेवी वर्मा की, आपको पता है निहार है, निर्जा है, यामा है, सांदगीत है। रामधारी सिंह दिनकर की सबसे फेमस रचना कौन सी है? लगभग सभी इनकी फेमस, जैसे कुरुक्षेत्र भी इनका है, उर्वशी भी है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है, इनकी भी है। कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, ठीक है। तो आपको रचनाओं से भी प्रश्न आएंगे, रचनाओं में भी आप लेखों को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, ठीक है, और क्या कहें रामचंद्र शुक्ल, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, आपको रचनाओं को भी याद रखना है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हमारे साथ प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? देखिए छंद, छंद शब्द छिद धातु से बना है, आपको पता है छंद शब्द छिद धातु से बना है, और छंद के प्रणेता कौन है? पिंगलाचार्य, पिंगल मुनि ऋषि हैं, ठीक है। तो आपको दो प्रकार के छंद मिलते हैं, मात्रिक मिलता है, वर्णिक मिलता है, तीन होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। और मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले निराला जी हैं, जिनके छंद को केंचुआ या रबड़ छंद कहा भी गया है, ठीक है। तो इसमें कौन मात्रिक है? तो आपको पता है दोहा है, चौपाई है, रोला है। अच्छा ये सभी ऑप्शन है, तो क्या होगा? ये सभी होगा, ठीक है। और मात्रिक में भी तीन प्रकार होते हैं, अर्ध सममात्रिक, मात्रि सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो आपको पता है ये दोहा में क्या होता है, 13-13 और 11-11, यानी पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11।
और चौपाई में प्रत्येक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और रोला में भी 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। तो ये होता है अर्ध सममात्रिक, मतलब आधे आपस में समान है, आधे आपस में समान है। ये अर्ध सममात्रिक होता है, चौपाई सममात्रिक होता है, और रोला भी सममात्रिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है ये, कर उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो चला देखते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो पहले जो हो नहीं सकता उसको हम काट देते हैं, जैसे दृष्टांत है ही नहीं। उपमा में क्या होता है, जब एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से कराई जाती है तो जरा चेक करते हैं है कि नहीं। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान का क्या हो, भेद माना जाता है, ये चीज उसमें है। इसकी पहचान क्या होती है कि मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। अगर आ गया तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा। क्या है इसमें, कहेंगे नहीं है। अब बचे ये दोनों, जरा देखते हैं। कर उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, वेक्से संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये पंक्ति तब ली गई है जब राम जी का स्वयंवर होने वाला था। ठीक है, राम जी का स्वयंवर होने वाला था। उसी समय था जब राम जी मंच पर आते हैं। ठीक है, जब राम जी मंच पर आते हैं तो उस समय का होता क्या है, वही चर्चा की गई, तो हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर, यानी जैसे राम जी स्टेज पर आए मंच पर, तो कह रहा है कि ऐसा लगा जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलते हैं, सुबह सुबह सूर्य निकलते हैं, ऐसा लगा। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, मंच जो है, मंच है यानी पहाड़ को मंच के समान बताया गया, दोनों को एक समान बताया गया। ठीक है, कोई इसमें भेदभाव नहीं किया गया। उसके बाद राम जी को बाल सूर्य यानी सुबह सुबह जब सूर्य निकलते हैं, एक समान, कोई भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, संतों को कमल के समान बताया गया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। और संतों की जो आंखें थी वो भंवरे के समान बताया गया। कहेंगे ये सब है कहाँ, तो देखिए ना, उदित माने किसकी, उदयगिरि, गिरि मतलब पहाड़ होता है, यानी ये पहाड़ और मंच। रघुबर बाल पतंग, रघुबर मतलब राम होता है, और बाल पतंग यानी पतंग मतलब सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य। ये राम जी की बात, ये मंच, गिरि मतलब पहाड़ होता है। करा विकसे संत सरोज, यानी संत जब उनको देखने के बाद क्या हो गए, बिल्कुल प्रफुल्लित हो गए, जैसे कमल खिलता है। तो सरोज मतलब क्या होता है, कहेंगे कमल होता है। क्या होता है, कमल, यानी ये संत हो गए और ये कमल हो गया। हर्षे लोचन भृंग, भृंग मतलब होता है भंवरा, और लोचन मतलब क्या होता है, कहेंगे आंख होता है। तो इसमें क्या हुआ, किसी की तुलना की गई, बल्कि दोनों को तुलना नहीं की गई है, बल्कि दोनों को एक समान बताया गया। यानी जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, कोई आरोप नहीं किया जाए, दोनों एक समान बताया जाए, तो वहां पर कौन सा होगा, कहेंगे रूपक अलंकार होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, उपमा, उपमा आपको पता है। ठीक है, जब किसी की तुलना कराई जाती है, जब किसी की तुलना कराई जाती है तब क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो इसकी पहचान उपमा की, सा सी से सरिस ऐसे शब्द बीच में आ गए तो समझ जाना क्या है, उपमा है। और उत्प्रेक्षा बता दें, मनु मानो जनु जानो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 14वां प्रश्न है, क्या है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये तो भाई सबको बड़ा सिंपल सवाल है, क्या है, अनुच्छेद 340 में। एग्जैक्ट आंसर होता है 343 क होता है, या 343 एक लिखा रहता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 343 मानेंगे। इसमें राजभाषा आयोग का गठन है, राजभाषा आयोग का क्या है, गठन है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो कहेंगे कि वो क्या नाम था उनका, बीजी खरे, यानी गोविंद वल्लभ, क्या था, गोविंद वल्लभ करके था उनका नाम। ठीक है, बीजी खरे, गोविंद वल्लभ खरे या खेरे से था, होता है नाम, शॉर्टकट में बीजी खरे बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 345 में क्या था, ये स्थानीय भाषा की चर्चा की गई है, यानी स्थानीय, यानी कह रहे कि राज्य की, प्रत्येक राज्य के राजभाषा की चर्चा है, प्रत्येक राज्य के राजभाषा की इसमें चर्चा है। ठीक है, और 46 में कहेंगे केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के
बीच जो पत्राचार की भाषा की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, यड़ संधि का संबंध किस विशेष संधि से? भाई यड़ संधि व्यंजन से है नहीं, विसर्ग से है नहीं, किससे है? कहेंगे स्वर संधि से। और दीर्घ भी तो उसी का एक पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है खग का अर्थ नहीं है। तो ये खग का अर्थ पक्षी होता है, बाण भी होता है, तारा भी होता है, आकाश नहीं होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा 17वां प्रश्न है, क्या दिया है, कर मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। अपना काम करवाने जब किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो लोग कहेंगे बबुआ मुट्ठी गर्म करके जाना, तबे काम होगा, वरना काम होने वाला नहीं है। मतलब क्या? रिश्वत, घूस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? कहेंगे सी वाला सही है। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए रिवीजन क्लास इसलिए थोड़ा फास्ट चलें, जिसमें व्याख्यान करने की जरूरत है, हम व्याख्यान कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। करा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहेंगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी तक चला था। और कहाँ पर? ठीक है, 1975 में नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? कहेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। ठीक है, वहीं पर हुआ था। और तभी से विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को शुरुआत हुई थी ना, इसीलिए। ठीक, चलिए और कहेंगे लास्ट वाला कब हुआ था? लास्ट यानी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां कहेंगे नाडी में हुआ था, और वो कहाँ है? फिजी में पड़ता है। और 13वां प्रस्तावित कहाँ है? कहेंगे 13वां प्रस्तावित है बाली। और बाली कहाँ पड़ता है? कहेंगे इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? कहेंगे जकार्ता है। और जकार्ता कहाँ है? जावा द्वीप पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा 19वां, कर वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। तो तद्भव पूछ रहा, मतलब वर्तिका क्या है? तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के समान होते हैं, संस्कृत के समान होते हैं। और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से चलकर हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें तद्भव बोलते हैं। यानी वर्तिका क्या है? तत्सम है। तद्भव क्या होगा? कहेंगे ऑप्शन नंबर, बोलिए जल्दी, ऑप्शन नंबर डी है, बत्ती है। बत्ती का तत्सम क्या होता है? वर्तिका। ठीक है, ये मातृका लिखा है, मृतिका था, लग रहा है इसमें मिस्टेक। कृतिका मतलब रचना होती है, तो पता ही है। लतिका मतलब लता होती है। ठीक है, ये मातृका मतलब तो माँ से जाएगा, माँ का। शायद यहाँ मृतिका था, हमें लग रहा है मृतिका मतलब मट्टी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा 20वां प्रश्न, क्या है? कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन किसमें नहीं होता है? संज्ञा में बिल्कुल होता है। लड़का शब्द संज्ञा है, बहुवचन बना दीजिए लड़के, लिंग बदल दीजिए तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लड़की, यानी इसमें होता है। अब बचा अव्यय विशेषण क्रिया, तो क्या होगा? जिसमें विशेषण में भी परिवर्तन होता है, जैसे छोटा विशेषण है, बदल दीजिए छोटी। क्रिया चलता है, चलती है, हो गया। इसका मतलब अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। और अव्यय की परिभाषा भी होती है कि वे शब्द जिनके रूपों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें तो ये पूछा है विकृत नहीं है, विकृत में बदलाव नहीं है, मतलब अविकारी है, घुमा के पूछ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 21वां क्या है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो आपको पता है इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व। देखिए कौन है? ग ज व स, यानी कौन सा आएगा? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और आपको पता है य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आधे स्वर की ध्वनि छिपी है। कहें कैसे? जब य का शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे य, और इसको व, इसमें ई की, इसमें ऊ की, आधे की, और ये दोनों है क्या? स्वर, इसलिए कहते हैं अर्ध स्वर। र को क्या बोलेंगे? लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन।
ठीक है, ल को पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो ये तो आपको पता चल गया हो गया कि सूर सागर लिखा किसने, कहेंगे लिखा है सूरदास ने। और सूरदास भक्त किसके थे? कहेंगे कृष्ण के भक्त थे। और कृष्ण भक्त हैं तो उनकी रचनाएं किस में मिलेंगी? कहेंगे ब्रज भाषा में मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, मैं कौन सा वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो जो धन कमाते हैं उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, तो भाई जो बचाएगा, जिसकी इच्छा करेगी वही ना बचाएगा। तो क्या कर रहा है, देखिए ऑप्शन है विधिवाचक। तो विधिवाचक का मतलब होता है कि जब किसी क्रिया के होने की तत्काल सूचना मिलती है। तो क्या इसमें तत्काल सूचना मिल रही है? जैसे कहीं सूर्योदय हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो ये तत्काल सूचना मिल रही है, तब होता है विधिवाचक, ये नहीं है। विस्मयवाचक जब आश्चर्य से कहें, क्या इसमें आश्चर्य की बात कर रही है? इसमें तो आराम से समझाया जा रहा है, तो विस्मयवाचक भी नहीं होगा। प्रश्नवाचक, क्या प्रश्न किया है? तो कहेंगे प्रश्न भी नहीं किया है, तो बचा क्या? इच्छावाचक। देखिए वास्तव में होना चाहिए कि जो धन कमाते हैं उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, तो ये सजेशन दिया जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आज्ञा में आएगा, लेकिन आज्ञा ऑप्शन में है नहीं, तो बच गया इच्छा। तो होगा क्या हमारा ऑप्शन? इच्छावाचक होगा। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। और आपको पता है हमारे डे बाय डे क्लासें आपके अल्फा टेक एजुकेशन पे चल रही हैं, तो हमारे अल्फा टेक से जुड़े रहिए और हर क्लास को आप अच्छे से पढ़िए और इस बार झंडा गाड़ के गए यूपी में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।